छात्रों, आज हम प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद में इरविंग गॉफमैन के योगदान का अध्ययन करेंगे। छात्रों, इरविंग गॉफमैन ने अभिनय कला और अंतःक्रिया व्यवस्था पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया गुरु शिष्य परंपरा के विकास से जुड़ी हुई है। 1863 से 1931 की काल अवधि में जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी सिद्धांत के निर्माण में एक मशाल प्रज्वलित की थी। जितना वे भर सकते थे उतना उन्होंने इस मशाल को भरा। वे आगे बढ़े और अपने शिष्य हर्बर्ट ब्लूमर को आगे बढ़ा दिया। गॉफमैन ने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के विकास में अवधारणाओं के निर्माण में अद्वितीय काम किया है। जो कुछ गॉफमैन ने लिखा है उसका प्रभाव कई सिद्धांतवेत्ताओं पर पड़ा है। इन सिद्धांतवेत्ताओं ने गॉफमैन के केंद्रीय संदर्श को अनेक प्रकार से अपनाया। उदाहरण के लिए पीटर ब्ला ने गॉफमैन की भूमिका की दूरी रोल डिस्टेंस से संबंधित अवधारणा को सामाजिक विनिमय सिद्धांत में अपनाया। एथनोमेथोडोलॉजी सिद्धांत को गॉफमैन ने प्रभावित किया तथा रोनाल्ड कॉलिंस के संघर्ष सिद्धांत पर भी गॉफमैन की छाप है। कॉलिंस ने लिखा है कि यदि रॉबर्ट के मार्टन अमेरिका के व्यावसायिक समाजशास्त्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, यदि सी राइट मिल्स पर सर्वाधिक राजनीतिक प्रभाव था और यदि टालकट पार्सन्स एक विलक्षण सिद्धांतवेत्ता थे, तो इरविंग गॉफमैन एक ऐसे समाजशास्त्री थे जिन्होंने बौद्धिक विकास में अद्वितीय योगदान दिया है। गॉफमैन का जन्म अमेरिका में मेनविले में 1922 में हुआ था। उन्होंने अपनी स्नातक परीक्षा टोरंटो से 1945 में उत्तीर्ण की। उन्होंने स्नातकोत्तर एवं डॉक्टरेट शिकागो विश्वविद्यालय से किया। डॉक्टरेट लेने के तुरंत बाद वे अपने गुरु हर्बर्ट ब्लूमर के पास कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय आ गए। यहाँ उन्होंने 1969 तक अध्ययन किया और अध्यापन किया। यहाँ से वे पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में मानवशास्त्र एवं समाजशास्त्र के प्रोफेसर बने। 1982 में अपनी असामयिक मृत्यु पर्यंत वे इस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने रहे। गॉफमैन पर ब्लूमर और मीड दोनों का प्रभाव था। गॉफमैन ने प्रतिक्रियात्मक अंतःक्रियावाद पर जो भी कार्य किया है वह उनकी पुस्तक द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ में लिखा हुआ है। गॉफमैन का कहना है कि मनुष्य हमेशा सक्रिय बना रहता है। वह बराबर अधिकतम जानकारी लेने का प्रयास करता है। उनका यहाँ तक कहना है कि जो व्यक्ति अपराधी होता है उसमें भी एक स्व होता है। यह स्व ही उन्हें बनाता और बिगाड़ता है। गॉफमैन वृहद और व्यापक सामाजिक संरचनाओं को नहीं देखते। वे तो छोटे छोटे इकाइयों में संश्लेषण लाने का प्रयास करते हैं। वास्तव में समाज का निर्माण कई छोटे मोटे अणुकणुओं से बना है, लेकिन इन अणुकणुओं की जुदा और बिखरी हुई इकाइयों को एक श्रृंखला में बांधने का काम गॉफमैन ने किया है। गॉफमैन की सबसे बड़ी रुचि अंतःक्रिया के विभिन्न स्वरूपों में थी। जब व्यक्ति एक दूसरे के सामने होते हैं तब उनमें परस्पर अंतःक्रिया होती है और यही अंतःक्रिया ही गॉफमैन के अध्ययन की विषय सामग्री है। गॉफमैन के दो योगदान हैं। पहला अभिनय कला संबंधी और दूसरा अंतःक्रिया क्रम। छात्रों, अब हम गॉफमैन के अभिनय कला संबंधी विचारों को विस्तार से जानेंगे। अभिनय कला और दैनिक जीवन। अभिनय कला को अंग्रेजी भाषा में ड्रामाटर्जी कहते हैं। इसका मतलब उस कला से है जिसमें अभिनेता दूसरे किरदारों की भूमिका को कलात्मक रूप से प्रस्तुत करता है।
हमारे देश में परंपरा से अभिनय कला का प्रदर्शन होता रहा है। कहीं तमाशा होता है तो कहीं नौटंकी। दशहरे के अवसर पर रामलीला करने का प्रचलन उत्तर भारत में देखने को मिलता है। पारसी थिएटर बहुत मशहूर रहे हैं। एक समय ऐसा था जब कोई व्यक्ति बम्बई देखने जाता था तो पारसी थिएटर में नाटक अवश्य देखता था। हिंदी नाट्य मंच के विकास में पारसी थिएटर का योगदान उल्लेखनीय रहा है। नाटक में अभिनेता विभिन्न भूमिकाओं को निभाकर अपनी कला का प्रदर्शन करता है। इसमें होता यह है कि अभिनेता दूसरों की भूमिकाओं को स्वयं अपनाता है। इसका मतलब हुआ स्वयं दूसरों के जूतों में अपना पाँव रखना है। अभिनय कला में मैं मेरा बन जाता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को जिसमें मैं मेरा बनता है, गोफमैन अभिनय कला के रूप में रखते हैं। अभिनय कला के विश्लेषण में गोफमैन ने दो अवधारणाओं को काम में लिया है। पहली अवधारणा है फ्रंट और दूसरी है बैक। वास्तव में फ्रंट और बैक पद नहीं है। गोफमैन ने इनका प्रयोग अवधारणा के रूप में किया है। फ्रंट की अवधारणा को परिभाषित करते हुए वे कहते हैं कि यह वह मंच है जहां अभिनेता अपने कर्तव्य या अभिनय दिखाता है, और यह कर्तव्य या अभिनय वह है जिसे देखने की अपेक्षा दर्शक करते हैं। दूसरे शब्दों में, अभिनेता का यह व्यवहार दर्शकों के लिए अवलोकनीय व्यवहार है। फ्रंट यानी मंच पर जब अभिनेता आता है तो वह उन सभी भूमिकाओं को करता है जिनका अभिनय करना उसने स्वीकार किया है। फ्रंट यानी मंच पर वे सभी वस्तुएं सम्मिलित हैं जो मंच की साज सज्जा है, रोशनी की व्यवस्था, सेट का अलंकरण, दृश्य इत्यादि। मंच उन सभी वस्तुओं को प्रस्तुत करता है जो अभिनेता की अभिव्यक्ति को अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से दिखा सके। अपने दैनिक जीवन में भी हमें कई तरह के अभिनय करने पड़ते हैं। यद्यपि ये अभिनय साज सज्जा वाले मंच पर नहीं होते। उदाहरण के लिए एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बड़े ही औपचारिक ढंग से अपने वेशभूषा पहनता है जो उसके लिए आवश्यक है। एक खास तरह के मेडिकल बैग को अपने हाथों में थामता है, डॉक्टर से भेंट करता है और अंग्रेजी में विभिन्न दवाइयों की जानकारी देता है। यहाँ उसने अपना संपूर्ण व्यवहार औपचारिक रूप से पूरा किया। लौटते समय वह लंबी मुस्कान फेंकता हुआ सैंपल का ढेर चिकित्सक के मेज पर लगा देता है। यह मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव द्वारा किया गया अभिनय है। इसे गोफमैन अभिनय का फ्रंट यानी मंच कहेंगे। फ्रंट का एक और दृष्टांत दिया जा सकता है। जब रामलीला होती है तो इसमें अभिनेता कई तरह की भूमिकाएं करते हैं। गंभीरता से अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं। अभिनेता मंच पर अलग तरह का अभिनय करते हैं और मंच के पीछे अलग तरह का। गवर्नमेंट का कहना है कि जब स्व बाहरी दुनिया में आता है तो बाहरी दुनिया उसके लिए एक विशाल रंगमंच है। यहाँ स्व को अगणित भूमिकाओं का अभिनय करना पड़ता है। रेंडल कॉलिंस ने गॉफमैन की अभिनय कला की अवधारणाओं का संगठनात्मक राजनीति के विश्लेषण में बहुत अच्छा प्रयोग किया है। संगठन में कर्मचारियों को अनुशासित होकर रहना पड़ता है। बॉस के सामने उनका व्यवहार संयत और औपचारिक होता है। अधीनस्थ भी इसी अनुशासन के घेरे में काम करते हैं। यह रंगमंच है। यहाँ सभी औपचारिक और संयत है। गॉफमैन की अभिनय कला की दूसरी अवधारणा बेक यानी मंच के पीछे की पृष्ठभूमि है। मंच के पीछे जो कुछ होता है दर्शक उसे नहीं देख पाते। पीछे की गतिविधि दर्शकों की आंख से ओझल रहती है। बेक की अवधारणा वह स्थान है जो बंद है, जिसे दर्शक नहीं देख सकते। यह बेक ही है जहां अभिनेता दर्शकों को प्रभावित करने के लिए, उस पर प्रभाव डालने के लिए हर तरह की तैयारी करता है। यहाँ बेक में ही उसे मंच पर अच्छा प्रभाव डालने के लिए सलाह दी जाती है। गोफमैन अभिनय कला के कई दृष्टांत देने के बाद एक प्रश्न रखते हैं, क्या हम सब अभिनेता नहीं हैं? उनका कहना है कि हमारा स्व विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से अपनी भूमिकाएं अदा करते हैं। यह व्यक्ति
जिसने मंच पर एक अभिनय किया है, वास्तव में वह नहीं है। उसका अपना निजी स्व कुछ और है। कुछ इसी तरह जीवन के दिन प्रतिदिन के कार्यों में हम कई भूमिकाएं अभिनीत करते आ रहे हैं। मंच के पीछे सभी अपने स्व की स्थिति में आ जाते हैं। दूसरे शब्दों में, हम मेरा से मैं बन जाते हैं। जब मैं मेरा बनता है तो उसमें प्रतीकों का भरपूर प्रयोग होता है। भाषा, शरीर की भूमिकाएं, वेशभूषा, साज सज्जा और स्वयं किरदार की भूमिका भी प्रतीक होती है। यह वह प्रतीक है जो किरदार, अभिनेता और दर्शक दोनों को एक दूसरे के निकट ले आता है। इस तरह की व्याख्या मीड, ब्लूमर और गोफमैन तीनों ने की है। इस प्रकार प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी मूल रूप से सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं। छात्रों, अब हम गोफमैन का दूसरा योगदान अंतःक्रियाक्रम, इंटरैक्शन ऑर्डर के बारे में अध्ययन करेंगे। गोफमैन को सूक्ष्म सामाजिक प्रक्रियाओं का सृजनात्मक विश्लेषक कहा जाता है। उन्होंने 1982 में अपनी मृत्यु से पूर्व अपने अध्ययन क्षेत्र को स्पष्ट किया। गोफमैन को अमेरिका के समाजशास्त्रीय परिषद के वार्षिक अधिवेशन में अध्यक्ष के नाते व्याख्यान देना था। वे व्याख्यान तो नहीं दे पाए, लेकिन जो शोधपत्र उन्होंने तैयार किया था उसे बाद में अमेरिकन सोशोलॉजिकल रिव्यू में प्रकाशित किया गया। उसमें गॉफमैन ने लिखा था, प्रतीकात्मक अंतःक्रिया में महत्वपूर्ण तथ्य रूबरू होने वाली सामाजिक अंतःक्रियाएं हैं। यह वह अंतःक्रिया है जिसमें दो या अधिक व्यक्ति भौतिक रूप से एक दूसरे के सामने उपस्थित होते हैं। उनका अध्यक्षीय भाषण जो रिव्यू में छपा है, उसमें उन्होंने अपने सिद्धांत के संपूर्ण सार को अंतःक्रिया क्रम में रखा है। छात्रों, अब हम गॉफमैन द्वारा बताए गए अंतःक्रिया क्रम के लक्षणों के बारे में अध्ययन करेंगे, जो इस प्रकार हैं। गॉफमैन का मानना है कि सबसे महत्वपूर्ण कर्ता है व्यक्ति। इसमें दो या अधिक व्यक्ति हो सकते हैं। समूह, भीड़, कतार, ये सभी व्यक्ति में सम्मिलित हैं। आगे गॉफमैन बताते हैं संपर्क, कांटेक्ट। इसके कई माध्यम हैं। सामान्य माध्यम तो यह है कि शारीरिक रूप से व्यक्तियों का संपर्क होता है। संपर्क टेलीफोन, लेख, पत्र, सिनेमा आदि माध्यमों द्वारा भी हो सकता है। छात्रों, गॉफमैन कहते हैं मुठभेड़। जब मुठभेड़ होती है तो इसमें मौखिक संचार होता है। मुठभेड़ करने वाले पारस्परिक रूप से एक दूसरे के प्रति सरोकार रखते हैं। इनमें हम की भावना होती है इत्यादि। छात्रों, गॉफमैन आगे लिखते हैं मंच अभिनय, प्लेटफॉर्म परफॉर्मेंस। इसमें दर्शकों या श्रोताओं के सामने जो भूमिका है उसका निष्पादन किया जाता है। इसी कारण इसे अभिनय कहते हैं। इसके अंतर्गत व्याख्यान, प्रतियोगिता, औपचारिक मिलन, नृत्य या संगीत प्रस्तुति इत्यादि है। छात्रों, आगे गॉफमैन कहते हैं सामाजिक प्रसंगों का अनुष्ठान, सामाजिक अवसरों, प्रसंगों आदि अवसरों जिनमें व्यक्ति सामूहिक रूप में भागीदारी करते हैं, मिलते जुलते हैं। यह ऐसा अवसर होता है जब बहुत बड़ी संख्या में लोग एक दूसरे के साथ अंतःक्रियाओं की लंबे समय तक साथ रहते हैं। व्यक्तिगत संपर्क, कार्य निष्पादन, भेंट आदि सभी तत्व अनिवार्य रूप से अपनी प्रकृति में सूक्ष्म हैं। अंतःक्रियाओं के इस क्रम में लोगों का प्रत्यक्ष मिलना होता है। उसका प्रभाव वृहद समूहों, मैक्रो ग्रुप्स पर पड़ता है। आज के जटिल संगठन कितने ही जटिल हों, लेकिन उनकी निर्भरता सूक्ष्म समूहों पर रहती है। गॉफमैन का तर्क है कि किसी भी संगठन के कार्यों का निष्पादन वास्तव में रूबरू मिलने वाले छोटे समूहों से ही होता है। ये छोटे समूह ही संगठन के महान उद्देश्यों को पूरा करते हैं। छात्रों, इस प्रकार
गोफमैन का प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद सिद्धांत व्यक्ति को संरचना और समाज से पृथक करके देखता है।